मिल्खा सिंह के साथ बातचीत के पिछले हिस्से में आपने देखा, हम भी नहीं चाहते थे कि हमारा बच्चा स्पोर्ट्स में जाए, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यानचंद जैसा आदमी आज दुनिया में पैदा नहीं हुआ हॉकी के अंदर। आज तक जो ध्यानचंद ने किया है दुनिया के अंदर, कोई भी आदमी उसके साथ का पैदा नहीं हुआ। आज सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न उठा के दे दिया, ठीक है, 6-7 कंट्रीज खेलती हैं, रोज मैच फिक्सिंग होती है, आज इंडिया हार गया, कल जीत गया। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सारा मैं इस चीज को बहुत बुरा मनाता हूं। जो आदमी पैसा लेके अपनी कंट्री को, इज्जत को बेचता है, मैं उसे स्पोर्ट्समैन नहीं समझता। मिल्खा सिंह जब अपना ही नाम जब स्कूल में सुना करते थे तो एक तरह का खौफ उनको घेरता था कि उनसे कोई सवाल पूछा जाएगा, लेकिन धीरे धीरे शोहरत और दौलत हासिल करते हुए वो वहाँ तक पहुँचे जहाँ अपना ही नाम सुनना बड़े फख्र का बायस बनता है। क्या लगता है इस पे, कैसे आप रिएक्ट करते हैं, ये जो चेंज हुआ? देखिए, बात ये होती है कि पहले सबसे पेट है। जब भी इंसान कोई काम करता है वो पेट से ही करता है। अगर आपके पास रोटी खाने के लिए नहीं तो आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। मिल्खा सिंह डाकू भी बन सकता था, मिल्खा सिंह चोर भी बन सकता था, क्योंकि ये चीजें, पेट जो है आपको सब कुछ करवाता है। आपने फिल्म में देखा कि मिल्खा सिंह जेल गया, क्यों गया? सिर्फ 2 पैसे की टिकट के लिए। 47 में तो आप पैदा भी नहीं हुए थे। तो वो चीजें जब इंसान देखता है कि उठा के मुझे जेल में डाल दिया, और जब मेरी मुलाकात हुई उन लोगों से जो चोर हैं, डाकू हैं जेल के अंदर, तो आदमी ये सोचता है कि यार भूखे मरने से तो ये अच्छा है कि इनके साथ मिल जाओ, क्यों ना ऐसा काम करो। आपने पान सिंह की फिल्म देखी है? जी। पान सिंह डाकू क्यों बना था? जो हालात हैं इंसान को, वो डाकू बनाते हैं। जो हालत है इंसान के, वो इंसान को चोर बनाते हैं। तो मैंने तो वो इरादा बना लिया था जब जेल गया था। मैंने कहा मैं इन लोगों के साथ एटलीस्ट मुझे रोटी तो खाने को मिल जाएगी। कंट्री की इज्जत या दूसरी चीजें बाद में आती हैं जब इंसान का पेट भरा होता है। तो कितनी बार मैंने कोशिश की आर्मी में जाने की। आज आर्मी, मैं प्राउड हूं, मुझे इज्जत दी है आर्मी ने, मुझे आर्मी ने बनाया, सब कुछ किया है। मगर उससे पहले 3-4 बार मैं रिजेक्ट हुआ। आपको तो इस चीज का मालूम ही नहीं। जी। उस टाइम भी, उस जमाने में भी सिफारिश और दूसरी चीजें चलती थी, उस जमाने में भी। मगर जब हम गए तो आर्मी ने हमें बनाया। हम तो शुक्रगुजार हैं आर्मी के। हम कहते हैं कि आज मिल्खा सिंह का नाम सारी दुनिया में है, देश के में अगर सारी दुनिया में देश का नाम है तो ये, इसका क्रेडिट आर्मी को जाता है। तो मैं आपने जो सवाल किया था वो ये कहना चाहता हूं, ये पेट ही सब कुछ करवाता है, तभी जाके इंसान की जिंदगी बनती है। आप दौड़ को नहीं जानते। एक बार आप गिर जाओ बेहोश होके, तो उस टाइम आप कहते हो पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, बैक एक हो रही है, और आप कहते हो भगवान अल्लाह मुझे अभी बचा ले, इसके बाद मैं कभी नहीं दौड़ूंगा। मगर हमारे जमाने में सिर्फ तालीम की गूंज, शाबाश 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 मिल्खा सिंह। वो चीज जब आती थी सामने, कोच कहता था नहीं, आपकी इज्जत क्यों है सारे हिंदुस्तान के अंदर, आपकी इज्जत दुनिया में क्यों है? ये हार्ड वर्क की वजह से। तो आपने ये करना ही करना है, चाहे किसी भी हाल में करना है। कितनी बार डेथ बेड पे रहा, कितनी बार मुझे ऑक्सीजन लगी रही। 2 दिन के अंदर आदमी की ना हो जाती है, कहता है मैं नहीं करूंगा ये काम, कभी नहीं करूंगा। और मैंने 12 साल 13 साल ये काम किया। ग्राउंड में जब जाता था मैं, तो मुझे जैसे शेर बैठा ऐसे नजर आता था, खा जाएगा मुझे। हिम्मत नहीं हुआ करती थी कि ग्राउंड की तरफ मैं देख भी जाऊं। मगर वो लोगों की तालियां, लोगों की शाबाश, वो मुझे उठाए चली जा रही। उस जमाने में पैसा तो नहीं था, मैंने आपको बता दिया। तो आज दुनिया में अगर नाम मशहूर है तो इट इज बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क, बिकॉज ऑफ विल पावर, बाकी कोई चीज नहीं। किसी भी फील्ड के अंदर कोई इंसान अगर आगे बढ़ना चाहता है, इसके बगैर और कोई रास्ता नहीं, कोई भी रास्ता नहीं। आप हैं फिल्म लाइन में हैं, आप हैं टीवी के डायरेक्टर हैं, या कुछ भी हैं, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। मुकाबला कितना है, कितना कंपटीशन है हर फील्ड के अंदर। तो उनसे अगर आप एक्स्ट्रा काम करेंगे तभी बात बनेगी, अदरवाइज बात बनने वाली। बिल्कुल।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हर फील्ड में जेलसी है, आपके फील्ड में भी होगी, तो उसमें से निकलना है, उसमें उन लोगों को सबको पीछे छोड़ना है, आगे बढ़ना है, ये है सारी जिंदगी। दुर्गा जी, आजकल भी आप दौड़ते हैं, मतलब बिल्कुल सही बात है। मेरे साथ के तो सारे दुनिया छोड़ के चले गए। आई एम नियरिंग नाउ 84-85 के पास जा रहा हूं। तो वो ये है कि अगर आपको फिजिकली फिट रहना है तो आपको जबान के ऊपर कंट्रोल करना है। जबान जो है इंसान को दो तरह से मारती है, एक बोलने में, एक खाने में। अगर आप किसी से बुरा बोलोगे तो मार खाओगे। अगर जबान का टेस्ट है, जबान आप जब खाना खाते हो तो वो गले से जब नीचे उतरता है तो ये पेट जो है ये एक स्टोर है। अगर स्टोर के अंदर आप ज्यादा चीजें डालोगे तो उससे गैस बनेगी, आपको हार्ट ट्रबल होगी, आपको शुगर होगी, आपको 20 बीमारियां जो हैं वो पेट से लगती हैं। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि कम खाओ और एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज का मतलब ये होता है कि जब आप दौड़ते हैं, जॉगिंग करते हैं या आप सैर करते हैं, हर इंसान तो दौड़ नहीं सकता, सैर करते हैं, तो जब सैर करते हैं तो आपका ब्लड जो है वो सारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है। जो बैड जर्म्स बॉडी में होते हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं। तो इसलिए ये एक्सरसाइज जो है बहुत जरूरी है। आप हैरान होंगे, मेरे पेट दर्द होती है, सिर दर्द होता है, बैक एक होती है, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाता। मैं उठाया, ट्रैक सूट पहना और जाके मैंने थोड़ी थोड़ी जॉगिंग करना शुरू कर दी। जॉगिंग की, जब आता हूं घर पे थोड़ा सा पसीना निकल जाता है तो एब्सोल्युटली फाइन एंड फिट। एक तो ये करता हूं। दूसरा, घर पे जिम रखा हुआ है, मेरा बेटा जो जिम इस्तेमाल करता है, तो उसकी मैं बैक की और नी की एक्सरसाइज कर लेता हूं। फिर गोल्फ खेल लेता हूं, हफ्ते में 2-3 बार गोल्फ के अंदर ही 8-10 किलोमीटर चल लेता हूं। तो वो चीज मुझे जो है फिट रख रही है। अभी हमने अखबार में पढ़ा कि एक 80 साल के कोई बंगाल के कोई सज्जन हैं जो मैराथन दौड़ रहे हैं, तो क्या ये उनको आप एडवाइस करेंगे कि इस उम्र में वो, मतलब कोई तो एक उम्र आएगी जब आप देखिए, उम्र जो है मैं आपको बता रहा हूं, फौजा सिंह जो है 100 साल के आसपास है और वो फुल मैराथन कंपीट करता है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? यहां 100 साल की एज के अंदर के तो आदमी 50 गज नहीं चल सकता और वो आदमी 42 किलोमीटर में पार्टिसिपेट करता है और उसको फिनिश करता है। 100 साल का आदमी है, तो वो कैसे चल रहा है? अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता कंट्री का तो मैं उसे भारत रत्न देता कि देखो 100 साल का आदमी चल नहीं सकता, बेड से नहीं उठ सकता, पहले तो 100 साल तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर वो जिंदा रह रहा है, आज भी आप फौजा सिंह से बात करो, वो कहता जी मैं तो जहां भी जाता हूं भाग के जाता हूं, बस लेता नहीं, कभी बस पकड़ता ही नहीं। अगर मेरा दोस्त कोई 5 मील पे रह रहा है, 7 मील पे रह रहा है, 10 मील पे रह रहा है, मैं भाग के जाता हूं। तभी उसकी एक्सरसाइज करता रहता है, तो फिजिकली फिट है। वैसे आपसे पूछें कि ये जो रोम वाला मेडल था वो कैसे, मतलब ये जो पीछे मुड़ कर देखने वाला, ये क्या मसला क्या नहीं था? वो ये था कि रोम ओलंपिक में जाने से पहले मैंने दुनिया में करीबन कोई 80 इंटरनेशनल रेसेस दौड़ी। 80 में से 77 जीती, मैंने आपको पहले भी जिक्र किया। तो ये दुनिया को यकीन था कि रोम ओलंपिक के अंदर 400 मीटर अगर जीतेगा तो मिल्खा सिंह इंडिया का जीतेगा और कोई नहीं जीत सकता। वो हर रेस के अंदर प्लानिंग होती है। दुनिया के बेस्ट दौड़ रहे हैं और जब आप फाइनल में पहुंचते हैं तो कहते हैं कि जैसे मक्खन में से बाल निकालते हैं, इस तरह से चीज होती है कि सारी दुनिया वहां दौड़ने के लिए आई हुई है। दुनिया में से जो 6, हमारे जमाने में सिर्फ 6 आदमी फाइनल में पहुंचते थे, आजकल तो 8 आ जाते हैं। 6 आदमी फाइनल में पहुंचते थे, तो इसका मतलब है आपने सारी दुनिया में सबको बीट करके और आप फाइनल में आए। तो वो आपने पूछा है, मैं थोड़ी सी बात का जिक्र कर देता हूं इस चीज के अंदर। वो ये है कि
सेमीफाइनल तो हम जीत गए, फाइनल में आ गए। मगर हर ओलंपिक के अंदर यह होता है कि सेमीफाइनल के बाद फाइनल एक दिन के बाद हो जाता है। मेरे फाइनल के अंदर 2-3 दिन पड़ गए रोम ओलंपिक के अंदर। तो वो जो 2-3 रातें थीं, उसका स्ट्रेन मुझे इतना मार गया कि मैं अकेला कमरे में पड़ा हुआ हूं, छत को देख रहा हूं, ये सोच रहा हूं कि सारी दुनिया मिल्खा सिंह को देख रही है कि मिल्खा सिंह फर्स्ट आता है कि नहीं आता है। सारा हिंदुस्तान मेडल की तरफ देख रहा है कि मिल्खा सिंह फर्स्ट आता है कि नहीं आता है। वो 3-4 रातें जो थी ना, जिस तरह से गुजरी हैं आपको मैं बता नहीं सकता। एक एक मिनट जो गुजरा है बहुत मुश्किल से गुजरा है। एक तो वो चीज मार गई। दूसरी चीज, रेस के अंदर मैं इतना तेज दौड़ा, क्योंकि ये जो लेन्स आपको मिलती हैं 400 मीटर की, वो किस्मत की बात है कि आपको नंबर 1 मिल गई, मुझे नंबर 6 मिल गई, दूसरे को नंबर 4 मिल गई। अब जो नीचे वाले रनर हैं, जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 लेन के अंदर, वो तो आपको फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आप कितना तेज जा रहे हो, किस तरह से दौड़ रहे हो। मगर जो आगे वाला आदमी है 5वीं या 6ठी लेन के अंदर, वो आपको देख नहीं रहा। तो वो रेस मैंने इतनी तेज दौड़ी, पहले 250 मीटर जो थे 250 यार्ड, इतना मैंने फास्ट दौड़ा कि मेरे दिमाग के अंदर, जब मैं 250 मीटर पे पहुंचा, अकेला मैं लीड कर रहा हूं, तो दिमाग में आया कि मिल्खा, यू आर रनिंग टू फास्ट, हो सकता है कि तू रेस ही ना खत्म कर पाए 400 मीटर की। तो वो मैंने रिदम अपना वहां पे तोड़ा, ड्रॉप किया। जिस स्पीड के अंदर जा रहा था मैंने उसको कंट्रोल किया, उस रिदम को तोड़ा। तो वहीं किस्मत का सितारा हिंदुस्तान का और मिल्खा सिंह का डूब गया। जब एक बार आप स्पीड तोड़ दो, जैसे कार है, आप कार जा लेकर स्पीड में जा रहे हैं, आप थोड़ी सी उसको ब्रेक दबा दो और पीछे से उस स्पीड के अंदर कारें आ रही हैं, वो आगे निकल जाएंगी, आप पीछे रह जाएंगे। यही मेरे साथ हुआ कि वहां पे वो जो था, मैंने ब्रेक किया अपनी स्पीड को और खत्म हो गई बात। मतलब वो एक तरह से पीछे मुड़कर देखना नहीं था। पीछे मुड़ के देखने वाला वो जो मेडल मैंने मिस किया, ये सही बात है आपकी। वो मैंने सिर्फ ऐसे पीछे मुड़ के देखा और वो आदमी ऐसे देख रहा है, उतने में मेडल चला। और वो लेन की ही वजह से हुआ। लेन की वजह से हुआ। लेन अगर मुझे नीचे वाली लेन मिलती। सेमीफाइनल में किस लेन में रहे होंगे आप? सेमीफाइनल के अंदर मैं तीसरी या चौथी लेन में था, मगर फाइनल में मुझे याद है कि मुझे 5वीं लेन मिली। 6ठी लेन के अंदर एक जर्मन का आदमी था, उसको मैंने पहले ही 200 मीटर में पकड़ लिया था। तो इसीलिए मेरे दिमाग में आ गया कि मैं फास्ट दौड़ रहा हूं और हो सकता है कि मेरी रेस में खत्म कर पाऊं। तो ये जो गलतियां हुई हैं, गलती एक बार हो जाए तो वो 4 साल के लिए आप फिर उसको खत्म भूल जाइए, क्योंकि ओलंपिक गेम तो 4 साल के बाद होती है। मिल्खा जी, बातों का ये सिलसिला अभी जारी रखेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं लेजेंडरी एथलीट मिल्खा सिंह के साथ। कंट्री को किस तरह से लोगों ने आज़ाद किया, किस तरह से लोगों ने जानें कुर्बान की। शहीद भगत सिंह को क्या मरने की जरूरत थी, शहीद उधम सिंह को क्या मरने की जरूरत थी, सुभाष चंद्र बोस को क्या कंट्री को छोड़ने की जरूरत थी। बिकॉज वो चाहते थे कि हमारी कंट्री आज़ाद हो और हम देखें। स्वागत है एक बार फिर से। आप देख रहे हैं गुफ्तगू। हमारे साथ हैं लेजेंडरी एथलीट मिल्खा सिंह। मुझे एक बिल्कुल आखिर में ये बात बताइए कि खेल से अलग और क्या शौक हैं आपके? मेरे शौक पहले हुआ करते थे। शिकार का मुझे बहुत शौक हुआ करता था, तो मैंने 40 साल शिकार किया। उसके बाद मैंने गन्स वगैरह सब बंद कर दी, सब कुछ ख़त्म कर दिया। फिर उसके बाद मुझे शौक लगा गोल्फ का। मैंने जब जीव मेरा बेटा जो है, और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पहली फैमिली है जिस घर के अंदर 2 पद्मश्री थे। मुझे पद्मश्री मिला जब मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल जीता कार्डिफ के अंदर, और मेरे बेटे को आज से 6 साल पहले पद्मश्री मिला गोल्फ के अंदर। तो आई एम प्राउड ऑफ हिम। हमारी फैमिली, उसकी मदर और मैं, हम हमेशा ही कहते हैं कि भगवान की नज़र हमारी तरफ जो है वो ठीक है, तो हमें इज्जत मान इस फैमिली को अच्छी तरह से मिल रहा है। जो तकलीफें मैंने देखी हैं, मैं समझता हूं कि उसका 10% भी फिल्म के अंदर नहीं दिखाया गया। अगर सारी फिल्म वो दिखलाते तो ये 4 दिन 5 दिन की फिल्म बनती तो भी नहीं खत्म हो सकती। वो आपने ठीक कहा कि आपकी जो स्ट्रगल है, इतना लंबा स्ट्रगल, उसमें से एक बहुत छोटा हिस्सा ही फिल्म दिखा पाती है।
आप अगर चाहते हैं कि कुछ स्ट्रगल के वो हिस्से जो फिल्म में होने चाहिए थे और नहीं है, वो आप हमारे साथ बांट सकते हैं। नहीं, वो मैंने आपको बता दिया। वो ये है कि भाई जो हुआ पाकिस्तान के अंदर वो आप नहीं जान सकते, जो आजकल की जनरेशन है वो नहीं जान सकती, क्योंकि जो 60 के नीचे से लोग हैं, जो 70 के नीचे से लोग हैं, उनको नहीं मालूम कि इंडिया और पाकिस्तान किस तरह से डिवाइड हुआ और किस तरह से लोग मारे गए। किसी का बहन मर गया, किसी के भाई मर गए, किसी के माँ बाप मार दिए, घर बार छोड़ के रेफ्यूजी लोग बन के यहाँ पहुंचे। ना रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो इंसान आके पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के ऊपर आके गाड़ियाँ रुकती थी आके, और कितना बुरा हाल था लोगों का कि जो लाले लोग थे ये रोटी बना के लाते थे और ऐसे फेंकते थे जैसे कुत्तों को रोटी फेंकी जाती है। जिसको मिल गई रोटी तो उसने तो पकड़ के खा ली, बाकी भूखे लोग सोए पड़े हैं। यहाँ लाश पड़ी हुई है, यहाँ बॉडी पड़ी हुई है, यहाँ शिट पड़ी हुई है, उसी के अंदर लोग रो रहे हैं, पड़े हुए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लोग पार्टीशन से पहले के हैं उन्होंने क्या क्या तकलीफें देखी हैं उनको तो मालूम है। आपने तो इंडिया आज़ाद देखा, मगर जिन लोगों ने, जिनके मर गए लोग, पर वो अब भी उस चीज़ को कभी नहीं भूल सकते। जब भी फिल्म का सीन ये मेरे सामने आता है कि क्या क्या मैंने आंखों से देखा पार्टीशन के अंदर, मैं वहीं पे मेरे आंसू गिर जाते हैं और रो पड़ता हूं। बहुत मुश्किल है कि जो लोगों ने तकलीफें देखी उनको भुलाना बहुत मुश्किल है। ये लोग कुर्सी के लिए लड़ते हैं, कुर्सी के लिए गरीब आदमी मारे जाते हैं। हमारे पड़ोसी आदमी वहां हमें नहीं मारना चाहते थे। जो हमारे पड़ोसी गांव थे वो हमें बिल्कुल नहीं मारना चाहते थे। वो कहते थे ये हमारे पड़ोसी भाई हैं हमारे, वो हमारी मैरिज में आते थे, हम उनकी मैरिज में जाते थे। मगर ये बाहर के लोगों ने आके वो उस्काया उनको कि वहां से गाड़ियां कटी हुई आ रही हैं, यहां से गाड़ियां कटी जा रही हैं, मारो इनको यहां से, भगाओ इनको यहां से। तो ये चीजें जो हुई हैं ये कभी भूली नहीं जा सकती। तो अब छोड़िए इन बातों को, बड़ी लंबी बातें हैं, मगर अब भी मैं ये चाहता हूं, मेरी ये आखिरी ख्वाहिश है कि कोई भी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बने, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मगर कंट्री को आगे लेके जाए, कंट्री की इज्जत बढ़ाए। कंट्री को किस तरह से लोगों ने आजाद किया, किस तरह से लोगों ने जाने कुर्बान की। शहीद भगत सिंह को क्या मरने की जरूरत थी, शहीद उधम सिंह को क्या मरने की जरूरत थी, सुभाष चंद्र बोस को क्या कंट्री को छोड़ने की जरूरत थी। बिकॉज वो चाहते थे कि हमारी कंट्री आजाद हो और हम देखें कि हम आगे बढ़ें, हम गुलाम नहीं रहना चाहते। तो बच्चे, मैंने तो अपने ख्यालात जो हैं बिल्कुल चलते चलते हमें बताइए कि एक गोल्ड मेडल मिलने की कहां से कोई किरण नजर आए, कैसे हो कि ये हो जाए, आपके रहते हुए हो जाए। मेरे रहते हुए मैंने, देखिए, रिजल्ट जो है वो 3 एजेंसी दे सकती हैं। खिलाड़ी जिसने मेहनत करनी है, कोचेस जिन्होंने मेहनत करवानी है, तीसरा एसोसिएशंस, जो एसोसिएशन हिंदुस्तान के अंदर बनी हुई है, चाहे हॉकी की है, फुटबॉल की है, एथलेटिक की है, किसी भी गेम की, जब तक वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे, जब तक खिलाड़ी नहीं हार्डवर्क करेंगे, जब तक कोचेस जो हैं उनमें रात दिन ये लगन होनी चाहिए कि इस खिलाड़ी को मैंने यहां से जमीन से उठाया तो मैंने आसमान पे पहुंचाना है, वो उसकी गाइडेंस के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। मैं ये कहता हूं कि आज 40,000 कोच हिंदुस्तान के अंदर है, क्या रिजल्ट दिया उन्होंने हमें? बताओ, बता दो, कोई है रिजल्ट? 40-40 साल से, 50-50 साल से लोग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बन के बैठे हुए हैं और सेक्रेटरी बन के बैठे हुए हैं। क्यों नहीं छोड़ते वो? या रिजल्ट दो या उसको छोड़ो। ये तो गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट होना होगा। कितने हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर आए, एमएस गिल रहा, माकन रहा, वो बीजेपी वाली लेडी, वो क्या नाम है, उमा भारती रही, मार्गरेट अल्वा रही, आप जानते हैं ना सब जी। इन्होंने कितनी कोशिश की कि हम पार्लियामेंट हाउस के अंदर बिल लेके जाएं और पास करवाएं कि ये इन लोगों को 4 साल से या 8 साल से ज्यादा नहीं बैठना चाहिए, जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज बने हुए हैं। कोई पास करवा पाया बिल? वो नहीं हो सकता, क्योंकि ये सारे पॉलिटिशियन वहां बैठे हैं। अब किस किस का मैं नाम लूं जो एसोसिएशन उन्होंने संभाली हुई है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब ये गवर्नमेंट जो थी, 10 साल से गवर्नमेंट चल रही थी, क्यों नहीं करवाया इन्होंने? आज जो वो कहते हैं
कि पॉलिटिशियन बीच में नहीं आने चाहिए। हमारा सिस्टम ऐसा है कि हम किसी आदमी को रोक नहीं सकते। अगर आज आप प्रेसिडेंट हॉकी एसोसिएशन का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। आज मिल्खा सिंह एथलेटिक फेडरेशन का प्रेसिडेंट बनना चाहता है, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मगर मुझे वोट नहीं मिलेंगे। वोटिंग सिस्टम जो है वो पहले ही तय होके आता है। जितनी स्टेट्स हैं उनमें से 2-2 वोट सबकी होती हैं, ये पहले ही तय हो जाता है, जाते ही ये वोट डालनी है, फलाने को डालनी है। मिल्खा सिंह प्रेसिडेंट खड़ा है, मुझे 2 वोट नहीं मिलेंगे, एबीसी मेरे सामने खड़ा है, वो सब वोट ले जाएंगे। तो फिर होगा, प्रगट सिंह नहीं, फिर होगा कैसे? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अब प्रगट सिंह है। प्रगट सिंह जो था वो हॉकी टीम का कैप्टन था। आप इस बात को जानते हैं कि नहीं जानते जी? उसने इलेक्शन लड़ी, इसकी हिमाचल प्रदेश की लेडी है, नाम नहीं लूंगा, 85 ईयर्स की है। कहां यंग कैप्टन जो हिंदुस्तान की टीम को लीड करके गया, जीत के आया, और वो उस लेडी के खिलाफ लड़ा और प्रगट सिंह को 4 वोट नहीं मिले और वो लेडी जीत गई। तो हमारा सिस्टम ऐसा है कि हम कुछ नहीं कर सकते। वो उनको जाने ही जाने हैं वोट। मगर मैं कहता हूं ठीक है, पॉलिटिशियन बैठा है या ब्यूरोक्रेट बैठा है, बैठा रहे, मगर हमें तो रिजल्ट चाहिए। वो रिजल्ट तब मिल सकता है कि उनको जो टेक्निकल आदमी है, जिन्होंने सारी जिंदगी इस फील्ड के अंदर लगाई है, उनको वो साथ लें। बहुत बहुत शुक्रिया मिल्खा जी। मजा आया आपसे बात करके। और मेरा ये मैसेज है कि देश की इज्जत के आगे आप कोई भी चीज आपको मिलती है उसको खत्म कीजिए। हर इंसान देश की इज्जत के लिए मरता है। आज यहां क्या विंटर गेम्स हो रही हैं, ओलंपिक गेम्स हो रही हैं रशिया में, और मुझे इतनी शर्म आई कि जब मैंने देखा कि ओलंपिक के अंदर हमारी टीम जा रही है और तिरंगा झंडे के बगैर जा रही है। सारी कंट्रीज वर्ल्ड से आ रही हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, और हर कंट्री के हाथ के अंदर अपनी अपनी कंट्री का झंडा है, मगर हमारी कंट्री झंडे के बगैर वहां पे गई। ये क्या इन लोगों को शर्म नहीं आती? आईओए वाले लड़ते हैं, लड़ें, जो करना है उन्हें कुर्सी के लिए करें, मगर भाई इज्जत कंट्री की सबसे पहले है। आपकी कंट्री की टीम झंडे के बगैर जा रही है, अपनी कंट्री का झंडा वहां लहराया ही नहीं, कुछ तो शर्म करो। तो मेरी बड़ी सीधी बातें होती हैं, मैं तो उनसे मुंह पे कह देता हूं उनके, लड़ो कुर्सी के लिए, बनो प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जो भी बनना है बनो, मगर कंट्री की इज्जत सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया मिल्खा सिंह जी। ये थे लेजेंडरी एथलीट मिल्खा सिंह। गुफ्तगू के इस एपिसोड के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर।